हेलो दोस्तों, मैं प्रिया चौहान आप सभी का मॉनिटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे और डिस्टेंस मेंटेन करके रह रहे होंगे। तो देखिए, हमारा कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा था और कंप्यूटर के टॉपिक में हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो फंडामेंटल डिस्कशन किया था और उसके बाद हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इस पे डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफ़ी इजी भी है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले जो कल लास्ट क्लास हुई थी, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, हमारी 2 क्लासेस इस पे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट खोल के देखिए, प्लेलिस्ट में कंप्यूटर वाले उसमें आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, फंडामेंटल और इनपुट के। इनपुट डिवाइसेस के बारे में उसमें हमने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और इनपुट डिवाइसेस का यूज़ क्या है। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो कीबोर्ड तक डिस्कशन किया था हमारा। और अब हमारा जो डिस्कशन है वो माउस पे आ रहा है और हम अब आज से माउस वाले पार्ट से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं हमें सभी को यहाँ पे आज डिस्कस करना है। फिर आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस होने के बाद प्रिंटर के बारे में बताएंगे और प्रिंटर को फिर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रिंटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंटर के टाइप पूछे जाते हैं और प्रिंटर कौन कौन सा प्रिंटर है, जो क्या क्या काम करता है, स्पीड कितनी होती है, ये सब पूछा जाता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे माउस से रिलेटेड। चलिए देखिए, इनपुट डिवाइसेस का आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो क्या होती है, हमारी इनपुट डिवाइसेस। और वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के थ्रू हमें बाहर डेटा देते हैं, वो हम बाहर जिनसे डेटा प्राप्त करते हैं, वो क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, इनपुट डिवाइसेस मतलब डेटा इन होना, आउटपुट डिवाइसेस मतलब डेटा आउट होना, बाहर दिखना या बाहर आना, यही होता है इनपुट आउटपुट। और उसी में हमने कीबोर्ड को डिस्कस किया था कि कीबोर्ड की कितनी कीज होती हैं, कीबोर्ड की कुछ कीज होती हैं जिनके स्पेशल फंक्शनिंग होती है, उन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो एक बार जाइए और जाके उसे ज़रूर चेक कीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं माउस का। तो देखिए, माउस आपको पता है, सभी लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के लिए माउस कितना इम्पोर्टेंट होता है। जो भी आप देखते हैं, मान लीजिए ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है। ये मान लीजिए आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है और ये इससे माउस कनेक्टेड है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो स्क्रीन है जो आपको दिखाई दे रही है, जिस पे बहुत सारी फाइल, फोल्डर, आइकन्स जो भी हमें दिखाई देते हैं, वो जो स्क्रीन है उसी को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। और इसके ऊपर जो आइकन्स बने हुए होते हैं, मतलब जो बने होते हैं उनको आइकन्स बोलते हैं, और फाइल और फोल्डर बने हुए होते हैं। अब एक चीज़ बताइए, आप देखते हैं कि मान लीजिए ये डेस्कटॉप है और आप माउस के थ्रू कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जब आप माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो देखिए आपका जो कर्सर है ये इधर उधर स्क्रॉल होता रहता है, इधर उधर मूव होता रहता है। तो जो मूव होने वाला एरो है इसी को ही क्या बोलते हैं, हम कर्सर बोलते हैं। ठीक है, हमें जिस भी फाइल पे जाना है, जिस भी फोल्डर पे जाना है, जिस भी आइकन पे जाना है, वहां ले जाके हमें, अगर हम राइट क्लिक, देखिए इसमें एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और बीच में स्क्रॉल करने वाला जो एक व्हील जैसा होता है, राउंड होता है और वो घूमता है। वो जैसे जैसे घूमता है आपका ये जो स्क्रॉल है उसकी हेल्प से आपका माउस इधर उधर मूव करता है। और जो ये लेफ्ट और राइट है, अगर आपने लेफ्ट क्लिक किया
तो आप उस आइकन को ओपन करना चाह रहे हैं, आप उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, और अगर आपने राइट क्लिक किया, इसका मतलब है कि आपके जो भी आइकन है उसकी बहुत सारी यहाँ प्रॉपर्टीज़ खुल के आ जाएंगे। उसमें से आपको डिलीट करना है, पेस्ट करना है, जो भी करना है, आप उसके बारे में जो भी डेटा देखना चाहते हैं वो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ राइट बटन से खुल के आ जाती हैं। तो एक लेफ्ट बटन हो गया, एक राइट बटन हो गया। अगर हमें किसी को ओके करना है या किसी पे क्लिक करना है, ओके के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे मुझे किसी बटन पे ओके करना है कि भाई मुझे ये फाइल ओपन करनी है, तो मैं उस पर जैसे ही लेफ्ट क्लिक करूंगी वो फाइल खुल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं उस पर राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करते ही वो फाइल की सारी प्रॉपर्टीज खुल के आ जाएंगी। और इस तरीके से माउस का यूज करते हैं, क्योंकि वो जो आपका कर्सर होता है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट करता रहता है, इधर उधर घूमता है, और उसी की हेल्प से आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं अंदर। तो अंदर इंस्ट्रक्शन दिए तो वो इन हुआ, इसलिए ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस। अब देखिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इसका आविष्कार किसने किया और कब हुआ। देखिए, जनरली वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि आविष्कार कब हुआ, लेकिन कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर के लेवल को थोड़ा टफ करना चाहता हो तो वो कई बार पूछ लेता है। इसलिए एक बार जो हम कंप्यूटर का पूरा सिलेबस करेंगे उसे बहुत अच्छे से करेंगे और बड़े ही इजी उसमें करेंगे, मतलब डिटेल में करेंगे। और उसके बाद जो हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे, ताकि हमें क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाए। तो देखिए, इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था, डगलस जी एंजलबर्ट ने, ठीक है। और कब किया था, 1977 में। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि माउस होता है वो पॉइंटर को माउस का जो पॉइंटर होता है, ये जो घूमता रहता है, जिसे हम एरो बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कर्सर। क्या बोलते हैं, कर्सर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आपको जिस भी आइकन को पॉइंट करना है, आप उसी पे ही कर्सर को, ऐसे कर्सर को मूव कर दीजिए, कर्सर उसी आइकन पे या फाइल पे या फोल्डर पे पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं, और ये किसके जैसा होता है, तीर के निशान जैसा होता है, जिसकी हम काफी देर से बात कर रहे हैं, और हमने तीर के निशान जैसा ही उसे बनाया हुआ है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें कोई भी आइकन पॉइंट करना है, कोई भी आइकन हमें खोलना है तो ये उसी पे जाके पॉइंट हो जाता है। मुझे कि कोई भी आइकन की प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे उस पे जाके अपने इसको पॉइंटिंग डिवाइस जो है हमारा, ये पॉइंटर है जिसे हम कर्सर बोलते हैं, ये वहीं ले जाके मुझे प्रॉपर्टीज देखनी है तो मैं राइट क्लिक कर दूंगी, और अगर मुझे उसको ओपन करना है तो मैं लेफ्ट कर दूंगी। चलिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट होती है यहाँ पे और ये ब्लिंक होता रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो, आपने देखा होगा कि जो माउस है उसका स्मूथली वर्क करवाने के लिए माउस के नीचे हमेशा एक माउस पैड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, माउस पैड का यूज किया जाता है किसी भी उस पे, ताकि वो थोड़ा सा उसका जो सरफेस होता है, पैड का सरफेस हल्का सा रफ होता है, ताकि वो जो हमारा माउस है वो इजीली वर्क कर पाए। तो ठीक है, तो हमने क्या कहा, टेबल पर माउस रखने के लिए किसका यूज करते हैं, माउस पैड का यूज करते हैं। एक छोटा सा आप गत्ते टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका सरफेस हल्का सा रफ होता है, बिल्कुल प्लेन नहीं होता है। अगर ऐसा किया तो वो स्क्रॉल नहीं हो पाएगा इजीली, तो वो हल्का सा रफ होता है ताकि वो इजीली स्क्रॉल हो पाए। चलिए, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। जो मुख्य GUI लिखा हुआ आ जाता है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जो मेन डिवाइस है वो कौन सी है, वो माउस ही होती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि GUI की या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जो मेन इनपुट डिवाइस है वो कौन सी होती है, माउस होती है। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और एक राइट बटन, और बीच में होता है स्क्रॉल व्हील, ठीक है। अगर लेफ्ट बटन किसी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए, ओके करने के लिए, भाई मुझे वो खोलना है तो मुझे उस पर ओके करना पड़ेगा, तो लेफ्ट बटन एज अ ओके का काम करता है। अब हम राइट बटन की बात करें तो किसी फाइल या फोल्डर की, मतलब किसी फाइल या फोल्डर या आइकन की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है। जैसे ही मैंने किसी भी आइकन के ऊपर ले जाके राइट क्लिक किया, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज खुल के आ जाती हैं।
मुझे उस प्रॉपर्टी में से जो भी चीज चाहिए उस पर मैं क्लिक कर सकती हूँ। और अगर लेफ्ट बटन क्लिक किया तो वो जो आइकन है या जो फाइल है वो पूरी या फोल्डर है वो पूरा का पूरा खुल जाएगा, पूरा का पूरा ओपन होके आ जाएगा। स्क्रॉल माउस के कर्सर को मूव करवाने के लिए होता है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जो माउस का जो कर्सर होता है, जो ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है एरो जैसा, इसको इधर उधर मूव करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्क्रॉल का। ठीक है, ओके के लिए लेफ्ट बटन का, और उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज, आइकन की बाकी की प्रॉपर्टीज या फोल्डर या फाइल की बाकी की प्रॉपर्टीज अगर हमें देखनी है तो हम राइट क्लिक करेंगे। और अब हम बात करते हैं नेक्सस पे। देखिए, जनरली वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कॉर्डलेस माउस कौन सा होता है, मैकेनिकल या ऑप्टिकल माउस कौन सा होता है। वो आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि माउस के कितने प्रकार होते हैं। तो माउस के टाइप हमने आपको बताया कि माउस के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। वो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा माउस का टाइप नहीं है, कौन सा माउस का प्रकार नहीं है। तो एक होता है कॉर्डलेस माउस, एक होता है मैकेनिकल माउस और एक होता है आपका ऑप्टिकल माउस। ये 3 टाइप होते हैं। अब माउस की वो हेल्प से, जैसे मान लीजिए ये है और इसको मैं उठा के यहाँ लेके आई, तो आपने देखा होगा माउस की हेल्प से भी आप किसी भी उसको फाइल को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, किसी भी फाइल को यहाँ से पिक किया और माउस की हेल्प से आपने उसे वहां ले जा दिया, लेके छोड़ दिया। तो आपने क्या किया, उसे उठाया और उसको आप लेके गए। तो आपने क्या किया, ड्रैग किया। ड्रैग का मतलब होता है घसीटा, और ड्रैग करके फिर ड्रॉप कर दिया, मतलब एक जगह ले जाके छोड़ दिया। तो अगर मैं बात करूं तो माउस की हेल्प से हम फाइल को दूसरे फोल्डर में ले जाना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ड्रैग का मतलब होता है घसीट के लेके जाना। ऐसा नहीं कि आपने ये पूरी फाइल है, इसको उठाया, इसको कॉपी किया और वो कॉपी किया और दूसरे फाइल में ले जाके फोल्डर वो पेस्ट कर दिया। ये तो हो गया कॉपी पेस्ट। लेकिन अगर आप किसी फाइल को डायरेक्ट उठा के इस फोल्डर में दूसरे फोल्डर में शिफ्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक फोल्डर है और यहाँ पे भी एक फाइल है, इस फाइल को जैसे ही कर्सर की हेल्प से आप करते हैं ना, इस पे वो माउस की हेल्प से आप ये हल्के नीले कलर का हो जाता है। और फिर ये आप जैसे जैसे आप इसको ड्रैग करते हैं तो वो हल्का नीला स्क्वायर जैसा आपको अपने साथ साथ, मतलब माउस के साथ साथ चलता हुआ, जिस डायरेक्शन में आप माउस लेके जाते हैं उसी डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देता है। तो आपने यहां से ड्रैग किया, इसे उठाया, ठीक है, ड्रैग किया मतलब घसीटा और इसके अंदर ले जाके ड्रॉप कर दिया, मीन छोड़ दिया। तो माउस की हेल्प से आप किसी भी फाइल को दूसरे फोल्डर में क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब ले जाना, किसी भी फाइल को यहाँ से लेके जाना, कॉपी करके नहीं, यहाँ से घसीटते हुए लेके जाना। मीन्स यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं उस फाइल को ले जाके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। कॉपी पेस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं बोलेंगे, उस फाइल को ही, जैसे मैंने इसको ले जाके यहाँ पे छोड़ दिया, तो मैं यहाँ से उठा के इसको लेके गई, मैंने यहाँ से पिक किया, इसको घसीटा और मैंने ले जाके इसे वापस यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए, माउस की हेल्प से हम फाइल को दूसरे फोल्डर में ले जाना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो ये, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं लिख देती हूं कि ये लिखा हुआ है ट्रैक बॉल। क्या लिखा हुआ है? ये ट्रैक बॉल लिखा हुआ है। ठीक है, ये ट्रैक बॉल कैसा होता है? ये भी माउस की तरह ही होता है। माउस की तरह होगा तो ये काम भी किसका करेगा? माउस का ही करेगा। इसमें एक बॉल लगा होता है, मान लीजिए ये इस टाइप का होता है, इसमें एक बॉल लगा होता है और आप उस बॉल के ऊपर, ये जो बॉल टाइप का होता है, इसके ऊपर जैसे ही अपने उंगलियां घुमाते हैं, अपने फिंगर्स, अपने हाथ को उस पे स्क्रॉल करते हैं, अपने हाथ को उसके ऊपर घुमाते हैं, वैसे ही इसके अंदर क्या चला जाता है? कंप्यूटर के अंदर इनपुट चला जाता है। तो इसका मतलब है कि पॉइंटर, ये जो हमारा ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल के ऊपर हम अपनी अंगुलियों को फेर के उसको इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, जिसके ऊपर ये बॉल जैसा लगा होता है, ये इसी टाइप का होता है दिखने में। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है? मेडिकल में किया जाता है और
कैड में किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है। ठीक है, कैड होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ये सिविल इंजीनियर्स वगैरह हैं, ये कैड की हेल्प से आर्किटेक्चर वो किसी भी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो देखिए वो आर्किटेक्ट वगैरह भी इसका यूज करते हैं। तो इसे किस किस में यूज हुआ, मेडिकल में और कैड में। वो पूछ सकता है आपसे कि ट्रैक बॉल का यूज कहाँ होता है, तो ट्रैक बॉल का यूज होता है मेडिकल फील्ड में और कैड में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये क्या है, जॉय स्टिक है। क्या है ये, जॉय स्टिक। जॉय स्टिक कैसा होता है, आपने देखा होगा कुछ इसी टाइप का होता है और इसके ऊपर ये बेस होता है। इसका जो बेस होता है उस पे एक बॉल लगी होती है, बॉल के ऊपर एक स्टिक लगी हुई होती। क्या लगी हुई होती, स्टिक, इसीलिए इसका नाम रखा है जॉय स्टिक। अब देखिए ये क्या करता है, ये कर्सर को कंट्रोल करता है। तो ये भी किसकी तरह ही काम करता है, ये माउस की तरह ही काम करता है। तो ये कर्सर को कंट्रोल करता है। पॉइंटर भी किसको कंट्रोल करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है। माउस किसको कंट्रोल करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है। और ये भी किसको कंट्रोल करता है, कर्सर को ही कंट्रोल करता है। इसके ऊपर ये जो बॉल है, बॉल के ऊपर ये जो स्टिक लगी हुई होती है, ये स्टिक सभी दिशाओं में घूम सकती है और आप इसे जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे आपका जो कर्सर है वो उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि इसका यूज किसके लिए होता है, इसका यूज जनरली गेम्स वगैरह के लिए करते हैं। जैसे आप गेम खेलते हैं कंप्यूटर में तो उसके लिए इसका जनरली यूज होता है। तो देखिए अब इसमें वही चीज बता रखी है कि इसके आधार पर छड़ी लगी हुई होती है जो कि बेस पर क्या होता है, उसके बेस पर एक बॉल होती है जिससे वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ बेस होता है, बेस पे एक बॉल होती है, बॉल से वो स्टिक जुड़ी हुई होती है। ठीक है, स्टिक को चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। ऑब्वियसली कर्सर को कोई एक ही डायरेक्शन में थोड़ी लेके जाना है, तो ये चारों डायरेक्शन में घूम सकता है, सभी दिशाओं में घूम सकता है। और जिस दिशा में घूमता है पॉइंटर भी उसी दिशा में चला जाता है। मींस हमारा कर्सर भी सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर मुझे इधर लेके आना है तो मुझे स्टिक को इधर रोल करना, इधर घुमाना पड़ेगा, और अगर इधर लेके आना है तो मुझे लेफ्ट साइड में घुमाना पड़ेगा। तो मुझे जिस भी साइड में लेके जाना है, मुझे ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, लेफ्ट राइट जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना है, मैं उस स्टिक को उसी डायरेक्शन में घुमाऊंगी। और कर्सर पॉइंट करता है वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में हमने कर्सर उसको स्टिक को घुमाया। ठीक है, अब जॉयस्टिक का जो यूज है वो मैंने आपको बता दिया, गेम व वीडियो गेम के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर में, जो आप गेम और वीडियो गेम खेलते हैं। और जॉयस्टिक ट्रैक बॉल सिद्धांत पर ही कार्य करती है। जैसा उसके अंदर देखिए ना, ये इसके नीचे भी तो ये बॉल जैसा लगा होता है, और ये स्टिक जब हम घुमाते हैं तो वो किसके, इस बॉल को ही वो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो ये किसके, ट्रैक बॉल की तरह ही, क्योंकि ट्रैक बॉल कैसा होता है, ट्रैक बॉल भी तो ऐसा ही होता है। और इसी के ऊपर अगर हम स्टिक लगा दें तो ये क्या हो जाता है, जॉयस्टिक हो जाता है। तो इसीलिए ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, ये कार्य करती है ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर। बस ट्रैक बॉल पे हमें सीधे फिंगर्स वो स्क्रॉल करनी होती थी, घुमानी होती थी, और इस पे हमें स्टिक से इंस्ट्रक्शन देना होता है, स्टिक को घुमाना होता है, और उससे ये बॉल ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन ले लेती है। भाई लेफ्ट साइड जाएगा तो बॉल को पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में क्लिक हो रहा है, राइट में जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि राइट साइड में घुमाया जा रहा है। तो ये ट्रैक बॉल सिद्धांत पर कार्य करती है। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये ठीक है, आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जॉयस्टिक का यूज किसके लिए किया जाता है और किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। यूज किया जाता है स्पोर्ट्स, उसके लिए, गेम के लिए और वीडियो गेम के लिए कंप्यूटर में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वह कार्य करती है ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर। अब ये थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है, मैं इधर लिख देती हूँ SCANNER, स्कैनर।
स्कैनर किसके जैसा होता है दिखने में? ये दिखने में हमारे प्रिंटर जैसा होता है और इसकी हेल्प में, इसमें जैसे ही हमने कोई पेपर या कोई भी इमेज रखी और उसको हमने कंट्रोल किया तो आप देखते हैं कि वो जो पेपर है वो डिजिटल फॉर्म में होके अंदर चला जाता है कंप्यूटर के, तो वो इन हुआ, इसलिए ये क्या है? इनपुट डिवाइस। तो हम क्या कर सकते हैं, ये यूज डेटा को, इसका यूज क्या होता है? डेटा को स्कैन करने के लिए इसका यूज होता है और ये क्या करता है? टेक्स्ट को और इमेजेस को, किसको? टेक्स्ट को और इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल फॉर्म में कैसे? कंप्यूटर में चला जाता है तो वो डिजिटल फॉर्म में ही हो जाता है। तो ये क्या करता है? टेक्स्ट को और इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसमें दिखने में, जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है, ठीक है। ये स्कैन किए गए जो टेक्स्ट और इमेजेस हैं इनको हम सीडी वगैरह में भी स्टोर कर सकते हैं, हम कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं, हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए, इसमें फाइल को पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। अब मैंने कोई डेटा उसमें डाला है, अब वो उसमें जाके वो इमेज चली गई है, तो मैं उस इमेज को मुझे किसी फाइल में या फोल्डर में रखना पड़ेगा। देखिए, फाइल का कलेक्शन ही क्या होता है? फोल्डर होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर फाइल रखी जाती है उसी को ही क्या बोलते हैं? फोल्डर कहते हैं। तो देखिए, इमेज फॉर्मेट को स्टोर करने के लिए इसे आपको किसी फाइल में, पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। आपने जनरली देखा होगा कि आपके पास जो डेटा आता है, आप जो भी कहीं से नोट्स वगैरह डाउनलोड करते हो, पीडीएफ की फॉर्म में होते हैं, तो वो भी तो डेटा पहले वैसे ही होगा, उसको स्कैन करके डाला। मान लीजिए आपकी कोई कॉपी है, उससे आपने कुछ स्कैन किया और स्कैन करके उसमें डाल दिया, आपने कंप्यूटर में डाल दिया और फिर उनका आपने एक फाइल बना ली, मतलब एक पीडीएफ फाइल बना ली और पीडीएफ फाइल में आप देखेंगे कि वो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी में हो गई है, वो डिजिटल फॉर्म में बदल चुकी है। अब स्कैनर का जो यूज होता है वो क्या करता है? हम इसमें स्कैन करने के लिए जो यूज होता है वो स्कैन किसकी हेल्प से होता है? फ्लोरोसेंट बल्ब की हेल्प से। इसमें एक फ्लोरोसेंट बल्ब लगा होता है जिसकी हेल्प से ये डॉक्यूमेंट्स को और इमेजेस को स्कैन करता है। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स को और इमेजेस को स्कैन करता है और स्कैन करके उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे जो स्कैनर है, जनरली स्टूडेंट यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो स्कैनर है वो आउटपुट डिवाइस है। नहीं, आपने उसके ऊपर जो भी पेपर रखा, उसके अंदर, पेपर के अंदर जो भी डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर गया तो इन, और इन का मतलब होता है इनपुट। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की। किसकी बात करते हैं? ये ओ लिखा हुआ है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो क्या करता है? कैरेक्टर्स को रीड करता है, वही क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? इमैनुअल गोल्डबर्ग ने किया था, ठीक है। ये दिखने में किसके जैसा होता है? ये एक डिवाइस होती है जो, मतलब आप ये लगा लीजिए जैसा आपका स्कैनर होता है, स्कैनर से थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। ये स्कैनर से कैसी होती है? थोड़ी छोटी होती है। और इसका जो डेटा होता है, हमारे पास मान लीजिए कोई प्रिंटेड डेटा है, ठीक है, और उस प्रिंटेड डेटा को या तो हस्तलिखित डेटा को किसमें बदल देता है? आस्की में बदल देता है। तो ये क्या करेगा? प्रिंटेड डेटा या फिर आस्की वाला, मतलब जो डेटा है हमारा हस्तलिखित है, मान लो वो चाहे हाथ से लिखा हुआ हो या फिर वो प्रिंटेड हो, उसको आस्की की फॉर्म में चेंज कर देता है या रूपांतरित कर देता है। अब इसका जो यूज है वो क्या है? अगर वो, मतलब मैं एक तरीके से कहूँ कि डेटा को किस में चेंज कर देता है? ये आस्की फॉर्म में चेंज कर देता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? दस्तावेजों में, डिपार्टमेंटल स्टोर में जो कुछ भी चीजें होती हैं, लिखी हुई होती हैं, उसके ऊपर उसको रीड करने में, उन कैरेक्टर्स को पहचानने में। आपने देखा होगा कि कुछ वो है, आपका प्रोडक्ट है, उसको वहां पे लेके गए तो वो उसको रीड कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है? डिपार्टमेंटल स्टोर में मुद्रित जो कैरेक्टर होते हैं, मीन्स उस पे छपे हुए जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको पढ़ पाता है इजीली। और इसका काम क्या होता है? कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फीलिंग तथा स्कैन चालान के रूप में स्प्रेडशीट में किसमें परिवर्तित करता है?
यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है। किस में परिवर्तित कर देता है? स्प्रेड शीट के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। जनरली अब आपसे इसमें पूछा क्या जाएगा? जनरली सबसे पहले तो आपसे OCR की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में। क्या पूछ लिया जाता है? OCR की फुल फॉर्म। वो आपसे पूछेगा कि बताइए OCR की फुल फॉर्म क्या होगी। आपको बताना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये हमने बताया है, क्योंकि देखिए एक बार जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार जब हम उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब भी उसे दोबारा पढ़ते हैं तो हम उसे इतना मतलब लाइट वे में पढ़ते हैं कि हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लेकिन एक बार हमें वो चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए। चाहती तो मैं बस आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका नाम बता देती और आपको इसका यूज़ बता देती। ठीक है, तो चलिए अब ये हमें ये भी पता चल गया है कि जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है वो क्या करता है, जो कागजी रिकॉर्ड होते हैं, जो कागज पे जो भी डेटा वगैरह लिखा हुआ है, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन है, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक फीलिंग या स्कैन चालान को किस में बदल देता है, स्प्रेड शीट में बदल देता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वेबकैम की। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो वेबकैम होता है वो कंप्यूटर में लगा हुआ नहीं आता है, वो लैपटॉप में आता है, लेकिन कंप्यूटर में उसे लगाने के लिए आपको उसे वायर से कनेक्ट करके फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है, तभी वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाता। मीन्स कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट नहीं आता है। कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट मीन्स लगा हुआ पहले से नहीं आता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वेबकैम चाहिए तो आप वेबकैम को लगा सकते हैं। ठीक है, और लगाने के लिए आपको उसे वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेबकैम की। तो ये किसके, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, तार की हेल्प से CPU से मीन्स आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जैसे ही आप ये इनपुट डिवाइस के रूप में कैसे वर्क करता है, अब मान लीजिए ये कैमरा है, हम कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मान लीजिए जो हमने कैमरे से रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्डेड डेटा है, वो कंप्यूटर के अंदर गया या बाहर आएगा, वो कंप्यूटर के अंदर गया है। और वो अगर अंदर गया है तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे वो इमेजेस को कैप्चर करके अपने अंदर, वो तो बाद में हम प्रिंटर की हेल्प से या बाकी के प्लॉटर वगैरह की हेल्प से हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। तो प्रिंट आउट जो आता है वो तो प्रिंटर की हेल्प से आता है, इसलिए जो प्रिंटर है वो तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कैमरा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि ये इमेजेस को अंदर लेता है, इनपुट देते हैं। जैसे ही उसने हमारी पिक्चर को कैप्चर किया वो अपने अंदर की तरफ ले जाता है। तो अगर डेटा इन होता है तो वो क्या हुआ, इनपुट डिवाइस होता है। अब देखिए वेबकैम एक डिजिटल कैमरे की तरह होता है, आपकी इमेजेस को लेके डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करके अंदर रख देता है। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में ही होता है। डिजिटल फॉर्म मीन्स डिजिट्स की फॉर्म में होता है। और कंप्यूटर की कितने डिजिट्स होती हैं, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है, 2 डिजिट्स पे या बाइनरी डिजिट्स पे ही वर्क करता है, 0 और 1। बाइनरी का मतलब होता है 2, और 2 डिजिट्स कौन कौन सी होती है, 0 और 1। वो हर डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में ही पढ़ पाता है, डिजिटल फॉर्म में ही पढ़ पाता है। लेकिन हम उसकी भाषा नहीं समझ सकते, वो हमारी नहीं समझ सकता। तो मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि कंप्यूटर को मान लो मैंने कोई डेटा दिया तो वो क्या करता है, उस डेटा को जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर की भाषा को, हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदल के फिर हार्डवेयर को प्रोवाइड करवाता है। हार्डवेयर क्या करता है, क्योंकि हार्डवेयर तो कंप्यूटर की भाषा समझता है, हमारी भाषा नहीं समझता, फिर हार्डवेयर उस भाषा को समझता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी भाषा को समझता है और हार्डवेयर की भाषा में बदल के हार्डवेयर उस हार्डवेयर को दे देता है। हार्डवेयर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन का मीन्स उस कमांड का रिप्लाई करता है या उसका जो भी आउटपुट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो फिर उसे हमारी भाषा में बदल के हमें बताता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। तो ये प्रोसेसिंग में जोड़ना घटाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी होती है, जो कि प्रोसेसर में, जो कि आपका किसी भी डेटा को
ऐड करने का काम करती है, स्टोर करने का काम करती है। कंट्रोल यूनिट होती है जो कि इनकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, पता लगाता है कि ये कौन से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ये जोड़ने घटाने के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो ये ALU को सेंड कर देता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को कि भाई देखिए जोड़ने घटाने का काम आपका है। वो एक तरीके से सुपरविजन करता है, सुपरवाइज करता है, उन्हें देखता है, कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? सुपरवाइज देखता है कि देखिए ये आदमी इस काम में एक्सपर्ट है और इस काम के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत इधर की तरफ है तो वो उसे उसी तरफ भेजता है। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो भी इसी तरीके का काम करती है। उसको जैसे ही ये लगता है अरे ये डेटा तो सेव करना है या इसमें तो कोई वैसी प्रोसेसिंग होनी है तो वो मेमोरी की तरफ भेजता है कि भाई अगर डेटा को सेव करना है तो मेमोरी की तरफ दे दो और अगर उस पर अर्थमेटिक प्रोसेस करना है तो वो ALU को दे देता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, वेबकैम एक डिजिटल कैमरे की तरह होता है। ये आपकी डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके अंदर रखता है। ठीक है, वेबकैम की सहायता से वीडियो कॉल की जा सकती है, आपकी इमेजेस ली जा सकती हैं, उन इमेजेस को वो डिजिटल फॉर्म में ही अंदर रखता है। लेकिन जैसे ही हमें प्रोवाइड करता है, हमें दिखता है तो हमें वो उसी तरीके से दिखता है जैसा हम समझ पाते हैं और जैसा हमें दिखना चाहिए। तो वो इंटरनल प्रोसेस होता है उसका। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे तो हम वहाँ पे इसकी बात करने वाले हैं। तो ये एक डिजिटल कैमरे की तरह होता है और वेबकैम की सहायता से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, इमेजेस मतलब मैं पिक्चर क्लिक बोल सकती हूँ कि पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, पिक्चर क्लिक हो सकती है, इमेजेस मतलब पिक्चर क्लिक होगी तो वो क्या होता है, हमारी इमेजेस ले सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, बारकोड रीडर की। अब देखिए बारकोड रीडर की हम बात करें, देखिए सबसे ज्यादा बारकोड रीडर में क्या पूछा जाता है। बारकोड रीडर में सबसे पहले BCR की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। आपसे फुल फॉर्म आप ये लगा लीजिए, हम जैसे ही आपको फिर क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे तो हम बता देंगे कि देखिए पढ़ना हम अभी हमें पूरा है कंप्लीट, और कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचानना, रीड का मतलब होता है पढ़ना। मान लीजिए कोई बार कोड है, उसको रीड तभी करता है ना जब वो उसे पहचान पाता है। तो अगर रीडर की जगह रिकॉग्नाइजेशन भी लिखा हुआ हो तो भी एक ही बात है। अगर रीडर की जगह रिकॉग्नाइजेशन लिखा हो तो भी एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां पे भी रीडर आएगा ये इनपुट डिवाइसेस में, वहां रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। अब ये मत सोचना कि वो बारकोड रीडर भी लिख के दे दे और बारकोड रिकॉग्नाइजेशन भी लिख के दे दे, ऐसा वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म होती हैं। आर का मतलब रीडर भी हो सकता है और आर का मतलब रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। तो चलिए इसका जो यूज होता है वो किस चीज में होता है, जैसे मैंने बताया जो भी सुपरमार्केट्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, सुपरमार्केट्स वगैरह होते हैं, आप देखते होंगे कि उनके पास एक कंप्यूटर रखा रहता है और कंप्यूटर के नीचे एक मशीन सी लगी होती, छोटी सी मशीन, वो उसके सामने जैसे ही किसी प्रोडक्ट को लेके जाती है, प्रोडक्ट एक मतलब वो जो मशीन होती है उसमें पिंग का सा एक साइन आता, मतलब वो एक आवाज आती है, इसका मतलब है कि उसने इस प्रोडक्ट को पहचान लिया। और वो किस चीज को लेके जाते हैं उस मशीन के सामने, वो बार कोड्स को लेके जाते हैं। बार कोड क्या होता है, कुछ लाइंस होती हैं इस तरीके से। ये मेरे पास ब्लैक कलर आ नहीं रहा है अभी, चलिए तो हमने बात की कि कुछ ऐसी लाइंस होती हैं। ये लाइंस कुछ बहुत डार्क होती हैं और कुछ लाइंस लाइट होती हैं, लेकिन ये इस तरीके से लाइन होती है। मान लीजिए अगर ये ब्लैक कलर में होता तो ये ब्लैक और इनके अंदर का जो दूसरा कलर है वो व्हाइट आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस होती हैं। लेकिन जो लाइन होती है वो ब्लैक कलर में होती है, वो सरफेस होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ये लाइन कैसी होती है, ब्लैक कलर की लाइंस होती है। और ये जो लाइन होती है इसी में ही कंपनी की डिटेल होती है और इसी में ही जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये बार बनी हुई है, बार का मतलब होता है लाइंस,
है ना। आप उसमें भी पढ़ते हैं कि इस तरीके से बार लगाते ही, मैथ्स में पढ़ते हैं बार लगाते ही, तो बार का मतलब ये लाइन ही होता है। तो देखिए ये लाइंस होती हैं, इसमें कंपनी की डिटेल होती है, इसमें प्रोडक्ट की डिटेल होती है। और जैसे ही हमने उस मशीन के सामने बार कोड रीडर, इस मशीन का नाम होता है, जैसे ही उसके सामने हम लेके जाते हैं, वो क्या कर लेती है, इन बार्स को रीड कर लेती है, इन बार्स को पढ़ लेती है, या इन बार्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है या पहचान लेती है। तो अब हमने बात किया कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा एक तो बीसीआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म के बाद पूछता है इसका यूज कहाँ होता है। यूज होता है सुपर मार्केट्स में, सबसे ज्यादा यूज सुपर मार्केट में होता है, क्योंकि आजकल हर एक सुपर मार्केट है किसी भी प्रोडक्ट को डिजिटली पहचानता है। जैसे ही आपने उसको स्कैन किया, उसकी सारी डिटेल उसमें आ गई कि ये कौन सी कंपनी का है, क्या प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस कितनी है और इस पे कितना डिस्काउंट वगैरह, वो क्योंकि वो सारा डेटा उन्होंने अंदर फीड किया हुआ होता है। तो बार कोड पे तो कंपनी और उस प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये कहाँ यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब है जहाँ पे वो केवल सुपरमार्केट ही नहीं, कोई छोटी दुकान भी हो सकती है, जहाँ पे भी बेचने का कार्य किया जाता है वहीं पे ही पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, है ना। तो बारकोड क्या होता है, किसी वस्तु पर बनी सफेद और ये काली लाइंस होती है। सफेद एक्चुअली उसका सरफेस होता है, लाइन तो केवल कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती हैं। लाइंस केवल कैसे कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं, और जो उसका सरफेस होता है वो वाइट होता है। जैसे अगर मान लो इस लाइन में मैं, ये वाइट सरफेस है, अगर इस पे मैं ब्लैक लाइन, ये मैंने ग्रीन लाइन खींची, इनको आप लोग ब्लैक मानो, तो देखिए ये ब्लैक वाइट लाइंस हो गई, ठीक है, क्योंकि बीच में जो एरिया, जो सरफेस है, जो बेस है वो वाइट होता है, इसलिए इसको ब्लैक वाइट लाइन बोलते हैं। लेकिन बार जो बनी होती है वो ब्लैक कलर की ही होती हैं। इनका यूज देखिए आजकल आप देखते हैं कि बुक्स वगैरह पे भी बार का निशान बना हुआ होता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई भी बुक है, या कोई भी आप बुक्स वगैरह को उठा के देखिए, या आप जनरली जो ऑथोराइज्ड बुक होती हैं, या आप कोई भी अपना घर का सामान उठा के देखिए जो आप परचेज करके लाते हैं, सब पे बार बनी हुई आती है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, सुपरमार्केट में, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स होती है। अब बुक्स की स्टॉल पे भी, जहाँ पे बुक्स बेचने का काम किया जाता है, वहां पे भी बार कोड रीडर होता है। लाइब्रेरी में भी होता है, पता चल जाता है कि भाई इन्होंने कौन सी बुक ली है, ठीक है। वो बार कोड से रीड करते हैं, उसका डेटा फीड कर देते हैं ऑटोमेटिक, उसकी भाई बुक कौन सी है, ठीक है, इस बुक का पब्लिकेशन कौन सा है, उसकी सारी डिटेल उसके अंदर चली जाती हैं। और बैंक में भी बार कोड का यूज किया जाता है, पोस्ट ऑफिसेज में भी बार कोड का यूज किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो सुपरमार्केट्स में होता है। आप किसी भी रिलायंस फ्रेश में जाके देख लीजिए। लेकिन आजकल मैं बात करूँ तो जनरली हर शॉप वाले ही, हर स्टोर वाले ही बार कोड रीडर रखने लग गए हैं, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि बार कोड में जो लाइंस होती है वो कम से कम 12 होती है। कम से कम 12 का मतलब 12 तो होंगी, 12 से ज्यादा हो सकती हैं, 12 से कम लाइंस यहाँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो बार कोड रीडर में कितनी लाइंस हो गई हैं, 12 लाइंस होती हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि उस कंपनी की और जिस वस्तु को हम ले रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं उस प्रोडक्ट की जानकारी होती है। ये बार कोड की फॉर्म में ही होता है। तो अब ये बार कोड हम जैसे और आप जैसे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, इन्हें कौन पढ़ पाता है, बार कोड रीडर। इसलिए इसके लिए एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल मशीन बनाई गई जिसे हम बार कोड रीडर बोलते हैं, जो इसे इजीली पहचान लेती है और इजीली पढ़ पाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, देखिए अब हम बात करते हैं माइक्रोफोन की, ठीक है। आप माइक्रोफोन लगा के, जिसमें बोलने का भी होता है, सिर्फ सुनने का नहीं, सुनने का होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके हेडफोन हो जाएंगे जो कि आपको डेटा बाहर दे रहे हैं, मीन्स आपको साउंड बाहर दे रहे हैं। वो तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका
मतलब एक तरीके से स्पीकर की तरह ही काम करता है, जो कि आवाज को बाहर देता है, मीन्स कंप्यूटर के अंदर के डेटा को बाहर भेजने का काम करता है। तो वो तो आउटपुट डिवाइस में आएगा। लेकिन अगर हम माइक्रोफोन की बात करें, हमारे फ़ोन में भी लगा होता है या इस तरीके का होता है, इसकी आवाज़ मुझे यहाँ तो नहीं सुनाई देगी, इसका डेटा सीधे कहाँ फीड हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर। जैसे मेरी ये पिक्चर्स क्लिक हो रही है, इन्हीं के साथ साथ ये जो है जिसे हम माइक बोलते हैं, ये मेरे सारे के सारे डेटा को लेके मेरी आवाज़ भी तो इसको डेटा की फॉर्म में ही लेगा, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं समझता है, ये हर चीज़ को डिजिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो डेटा है ये ऐड करेगा उसमें। तो देखिए माइक्रोफोन से मुझे आवाज़ थोड़ी बाहर आ रही है, तो मेरी नेचुरल आवाज़ है जिसे मैं सुन पा रही हूँ, तो ये क्या करता है, इनपुट की फॉर्म में मेरी आवाज़ को लेता है और अंदर फीड कर देता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं। हमने वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल में अगर हमारे पास कैमरा है और हमारे पास माइक्रोफोन नहीं है और हमारे पास स्पीकर्स भी नहीं है, स्पीकर के थ्रू हमारी आवाज़ बाहर, मतलब जो बोल रहा है उसकी आवाज़ हमें बाहर सुनाई नहीं देगी, आउटपुट नहीं आएगा, और माइक्रोफोन के बिना वो इनपुट मतलब हमारी आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, सामने वाले को सुनाई नहीं देगी। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन मतलब किसी से दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ये होता है माइक्रोफोन का। अब हम बात करते हैं, ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, क्या होता है। M का मतलब मैग्नेटिक, इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर भी बोल सकते हैं। मैंने आपको फिर से बोला, जहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन होगा वहाँ पे इनपुट डिवाइसेस में आप रीडर भी रख सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचानना, रीड का मतलब होता है पढ़ना। पहचान तभी पाता है जब वो पढ़ पाता है, इसलिए रीडर और रिकॉग्नाइजेशन दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं MICR का यूज क्या होता है। इसमें एक विशेष फॉर्मेट, एक चुंबकीय शाही के फॉर्म में होता है। चुंबकीय शाही से या इंक से क्या लिखे हुए होते हैं, कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, और ये जो मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं उनको पढ़ने का जो काम है वो MICR ही करता है, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। लिखा हुआ नाम से ही समझ आ रहा है कि मैग्नेटिक इंक मतलब मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें पढ़ पाता है। तो इसका क्या हो गया, चुंबकीय शाही से लिखे हुए शब्दों को पढ़ पाता है या रीड कर पाता है, और पढ़ के बता पाता है कि क्या ये चीज वैध है या अवैध है, या ये चीज वैलिड है या इनवैलिड है। क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने का मतलब है उसकी वैधता की जांच करना, उसकी वैलिडिटी की जांच करना कि ये वैलिड है या ये इनवैलिड हो चुका है या ये इनवैलिड है। तो ये क्या करता है, उसको मैग्नेटिक इंक की हेल्प से कैरेक्टर्स को रीड करता है, और रीड करके उसकी वैलिडिटी को चेक करता है कि वैलिड है या नहीं है। अब ये किस में यूज किया जाता है, जनरली बैंक में चेक प्रोसेस में यूज किया जाता है। जो चेक्स होते हैं वो उनके चेक्स पे जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं, और उन्हें कौन पहचान पाता है, MICRE पहचान पाता। तो इसका जो यूज है वो कहाँ होता है, बैंक में होता है। तो आपसे पूछ सकता है MICR की फुल फॉर्म और इसका यूज, और बाकी हर चीज़ का जो यूज है, हर चीज़ का कार्य क्या है, ये हर एक इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेस का कार्य क्या है वो उसके नाम से ही पता चल जाता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्सस की। चलिए बात करते हैं OMR की। ठीक है, ये क्या होता है, OMR शीट जो आप नॉर्मली एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो OMR शीट आती है, हाँ उसी को ही रीड करने वाला या उसी को ही पढ़ने वाला होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई है तो मैं लिख के बता देती हूँ, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और रीडर की जगह यहाँ रिकॉग्नाइजेशन भी
हो सकता है। रीडर की जगह रिकग्नाइजेशन भी हो सकता है। ये ऑप्टिकल मार्क्स मीन्स आपने अपने पेन पेंसिल से उसके अंदर जो भी मार्क किया है वो उसे पढ़ पाता है, उसे रीड कर पाता है। आपने देखा होगा हमारी OMR शीट होती है, ये ह्यूमन बीइंग मतलब इसे मनुष्य थोड़ी चेक करता है, इंसान थोड़ी चेक करता है, क्योंकि इतनी सारी कॉपीज होती हैं, उनको चेक करने के लिए OMR का ही यूज किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने जो मार्क किया है उस मार्क को रीड करने वाला या पहचानने वाला ही क्या होता है, OMR होता है। अब इसका जो उपयोग है वो मैंने आपको बता दिया, OMR शीट को जांचने के लिए किया जाता है। यह है पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल से लिखे हुए रिकॉर्ड्स को स्कैन कर सकता है। क्या कर सकता है, पेन और पेंसिल से जो भी हमने मार्क लगाया है उसको स्कैन करके पहचान सकता है या उसको स्कैन कर पाता है। अब हम बात करते हैं किम्बोल टैग रीडर की। किसकी बात करते हैं, किम्बोल टैग रीडर। अब देखिए टैग रीडर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो डिवाइस जो टैग्स को पढ़ पाए, वो डिवाइस जो टैग्स को पढ़ पाए। और आपने देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, क्लोथिंग जो होती है, जितने भी कपड़े होते हैं उन पे ना टैग लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, टैग लगा हुआ होता है। और जैसे वो उस टैग को उस मशीन के सामने करते हैं, वो पढ़ पाता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का है, और ये किस मतलब उसकी प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स होती हैं वो उस टैग में लगी हुई होती हैं। आपने देखा होगा कि वो टैग जैसे ही आपसे वो करते हैं, वो टैग को वही रीड कर लेता है, पहचान लेता है। और अगर आप उस टैग को ध्यान से देखें तो वो टैग कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ से कुछ ऐसा इस टाइप का बना हुआ होता है, शेप अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, और इस तरीके से वो एक उससे बंधा हुआ होता है। आप इस टैग पे देखेंगे कि कुछ पंच मार्क्स लगे हुए होते हैं, कुछ होल बने हुए होते हैं। होल बने हुए का मतलब इसके अंदर कुछ छिद्र होते हैं, कुछ पंचेज लगे होते हैं। उन्हीं पंचेज को पढ़ने का काम कौन करता है, किम्बोल टैग रीडर। ठीक है, कौन करता है, किम्बोल टैग रीडर। तो देखिए ये क्या होता है, एक छोटा से कार्ड की तरह होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया एक छोटे कार्ड की तरह होता है, जिसमें होल होते हैं, पंचेज होते हैं, या हम बोल सकते हैं इसमें छोटे छोटे इसी तरीके के छिद्र होते हैं, पंचेज होते हैं, होल होते हैं। उन्हें किम्बोल टैग रीडर रीड कर लेता है। और यह कहाँ लगाया जाता है, जनरली कपड़ों में लगाया जाता है, जिसे खरीदने के बाद वहीं पे ही हटा लेते हैं। ठीक है, वो रीड हुआ, रीड होने के बाद उसे हटा लिया जाता है। क्योंकि अगर किसी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, उनके गेट पे सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे ही अगर वो टैग नहीं हटा, इसका मतलब है कि उस टैग की बिलिंग नहीं हुई है। और जैसे ही आप बाहर निकलने लगते हैं वो सायरन बज जाता है, कुछ अजीब सा अलग उनका एक इंडिकेशन साउंड होता है, वो बजने लग जाता है। इसका मतलब है कि ये जो भी कपड़े लेके जा रहे हैं इसकी बिलिंग नहीं हुई है। तो ये इसलिए सेफ्टी के लिए कि बड़े इतने बड़े बड़े स्टोर होते हैं, कोई कहीं छुपा ले, कोई कहीं छुपा ले, तो वो सब ना हो पाए, उसी के लिए ये टैग रीडर लगा हुआ होता है, जिसको रीड करके हटा लिया जाता है। और फिर वो सामान बाहर जाएगा तो पता चलेगा ही नहीं। अगर किसी भी सामान में टैग रह जाता है तो वो सायरन बजा के बता देता है। तो ये टैग रीडर टैग रीड करते ही टैग को वो हटा लेते हैं अपने वहाँ पे स्टोर वगैरह में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए अब हम बात करते हैं स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम। स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम क्या होता है, जो हमारी आवाज़ को पहचान पाए, जो हमारी आवाज़ को पहचान पाए। वो हमारी आवाज़ को, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल मोबाइल में जो मोबाइल होता है वो आपकी आवाज़ से भी खुल जाता है। वो क्या करता है कि आपकी आवाज़, उसके अंदर एक स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, वो आपकी आवाज़ को पहचानता है, डेटा की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में उसे अपने अंदर
सेफ रख लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस पर बोलें और आप अपनी स्पीच से, अपनी आवाज़ से अनब्लॉक करना चाहें, तो वो सबसे पहले आपकी आवाज़ को लेगा, उस डेटा से मैच करेगा कि क्या ये सेम आवाज़ है, और अगर आवाज़ मैच करती है तभी आपका फ़ोन अनलॉक होता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह या मूवीज़ वगैरह में ये जो विलेन का रोल प्ले करते हैं वो लोग अपना कुछ सामान वगैरह कुछ अंदर एक बंद ऐसे रूम में, सेफ रूम में रखते हैं, और वो जैसे ही उसके सामने बोलते हैं तभी वो खुल पाता है। तो इसी तरीके से उसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज होता है? स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम ही यूज होता है, जो आपकी स्पीच को पहचान पाता है, आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाता है, आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर पाता है या रीड कर पाता है। इसका यूज जनरली कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है? डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स में, ये बॉक्स डायलॉग लिख दिया है, डायलॉग बॉक्स में सरल डेटा प्रविष्ट करने के लिए, किसी में भी उसमें मतलब मुझे आवाज़ का जो डेटा है वो मुझे किसी चीज़ के अंदर एंटर करवाना है, तो उसके लिए मुझे स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जिसकी हेल्प से डेटा अंदर इनपुट हो जाए। और ये क्या करता है? प्रविष्ट स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग तथा हवाई जहाज के कॉकपिट में, ऐसे कहते हैं ना कि हवाई जहाज के मतलब जैसे कोई भी हवाई जहाज का में हादसा हो जाता है, एरोप्लेन का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो सबसे पहले उसके कॉकपिट को ढूंढा जाता है। क्यों ढूंढते हैं कॉकपिट में? क्योंकि कॉकपिट में जब उनका एरोप्लेन का कनेक्शन कट हो जाता है नीचे वाले लोगों से, वो रडार में नहीं आ पाता है, तो जब तक वो रडार में रहता है तब तक तो उनकी सारी एक्टिविटीज़ का उन्हें पता चलता रहता है कि ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर क्या आवाज़ें हो रही, क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन एंड टाइम पे जब वो सब मैश होने वाला होता है, वो डिस्ट्रॉय होने वाला होता है एक्सीडेंट, तो उस टाइम पे उनकी लास्ट में क्या आवाज़ें थी, किस तरीके का वो रिएक्ट कर रहे थे, वो हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? वो हवाई जहाज में लगे हुए कॉकपिट की हेल्प से पता चलता है। तभी तो किसी भी हवाई जहाज का, एरोप्लेन का एक्सीडेंट होता है तो उसका कॉकपिट ढूंढा जाता है, ताकि कॉकपिट की हेल्प से आवाज़ों का पता लगाया जा सके कि वो एंड में क्या वो करते हैं। तो कॉकपिट में जो आवाज़ इंसर्ट करते हैं, आवाज़ इनपुट करते हैं, एंटर करवाते हैं, वो किसकी हेल्प से होती है? स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम की हेल्प से। रिकग्नाइज्ड शब्दों को कमांड या क्या कहते हैं? कमांड या नियंत्रण डेटा प्रविष्ट या दस्तावेजों को तैयार करने में यूज किया जाता है। वो जो रिकग्नाइज्ड शब्द हैं उससे वो क्या करते हैं? कमांड कर सकते हैं या उसे कंट्रोलिंग डेटा, नियंत्रण डेटा बना सकते हैं, नियंत्रण डेटा प्रविष्ट एंटर करवा सकते हैं। और दस्तावेजों को तैयार करने के लिए, आवाज़ के दस्तावेजों को तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। कहते हैं कि हर किसी की आवाज़ एक स्पेसिफिक वो होती है, ये दूसरे से मैच नहीं कर सकती, तो ये आवाज़ का डेटा भी मेंटेन किया जाता है। अब बात करते हैं लाइट पेन की। लाइट पेन का यूज़ क्या होता है? लाइट पेन से ही पता चल रहा है कि पेन जैसा कुछ होता होगा, उससे लाइट निकलती होगी और उसी की हेल्प से डेटा एंटर करवाया जाता है किसी भी चीज़ में, या डेटा लिखा जाता है, ठीक है, राइट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लाइट पेन की। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ग्राफिक्स में या बार कोड को पढ़ने में, ठीक है, ग्राफिक्स को पढ़ने में, रीड करने में, बार कोड्स को रीड करने में, और डेटा लिखने में, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, डेटा लिखने में भी इसका यूज किया जाता है। अब लाइट पेन का जो यूज होता है वो कैसे होता है? इसके अंदर ना लाइट, मतलब जो लाइट होती है, प्रकाश, अच्छा ये यहाँ से, ये लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब ये लाइट को सेंसिटिव मतलब फील कर पाता है, उसी की हेल्प से ये डेटा देता है। अब इसका लाइट पेन का यूज होता है प्रकाश संवेदी स्क्रीन पे। अब जैसे मान लीजिए मेरी कोई दीवार है, उसके ऊपर अगर मैं लाइट से कुछ ऐसे करती रहूं तो क्या मुझे कुछ दिखाई देगा? नहीं, वो सिर्फ उसी पे ही कार्य करेगा जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होगी। तो ये क्या करता है? इसका यूज किया जाता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के डेटा को रीड करने में और उस लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर डेटा लिखने में। उसको रीड और राइट दोनों ही कर पाता है, किसकी हेल्प से? लाइट पेन की हेल्प से। अब ये क्या करता है? इसका यूज ईमेल के लिए या एसएमएस को लिखने के लिए किया जाता है जनरली, लेकिन उसके लिए स्क्रीन कैसी होनी चाहिए? लाइट सेंसिटिव होनी चाहिए, जो लाइट की फॉर्म में इनपुट ले पाए, ठीक है। अब डेटा इनपुट किया है तो डेटा अंदर जा रहा है, इन हो रहा है, और इन हो रहा है तो ये क्या हुआ है? इनपुट डिवाइस है। चलिए अब हम बात करते हैं
टच स्क्रीन की। देखिए यहाँ पे केवल स्क्रीन नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है? टच स्क्रीन। ठीक है, अगर मैं मॉनिटर की बात करूँ तो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो आपको डेटा दिखाती है, और अगर वो डेटा दिखाती है तो मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। लेकिन यहाँ पे हमने बात की है टच स्क्रीन की। किसकी बात की है? टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन क्या होती है? एक विशेष प्रकार की मॉनिटर की स्क्रीन होती है जो कि दाब को या प्रेशर की हेल्प से इनपुट लेती है। ठीक है, अब वो कैसे लेती है? उसके अंदर जो स्क्रीन होती है उसके अंदर अति सूक्ष्म मीन्स बहुत ही माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स रेज होती हैं, उनका एक जाल जैसा बना हुआ होता है। ठीक है, उस पे जैसे ही हम प्रेस करते हैं, आप देखना कि आप जैसे ही कहीं पे टच स्क्रीन पे टाइप करते हैं तो आपको भी कुछ दाब जैसा फील होता है, प्रेशर जैसा, कि आपका वो डेटा इनपुट ले रहा है या नहीं। आवाज़ भी आती है और एक प्रेशर सा भी, आपको कुछ वाइब्रेशन टाइप का फील होता है। तो ये क्या करता है? जो टच स्क्रीन होती है वो अति सूक्ष्म माइक्रोवेव किरणों का जाल होता है या उस जाल की तरह बनी हुई होती हैं। मीन्स मान लीजिए अगर ये स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, इस पे जैसे ही मैं टच कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा खुद को भी वैसा फील होता है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी तो एक टच स्क्रीन ही है। इसका मतलब है कि इस स्क्रीन के अंदर माइक्रोवेव्स जो होती हैं, माइक्रोवेव किरणें होती हैं, उनका एक जाल जैसा बना हुआ है, एक मतलब बहुत ही पतले पतले उसमें लेयर में करके एक जाल जैसा बना हुआ है, लाइंस में करके क्रॉस जाल, जिसपे हम जहाँ पे भी, क्योंकि ये दाब को लेता है तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रेस किया, प्रेस करते ही कोई ना कोई इनपुट उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? यह दाब पर काम करता है। जैसा मैंने अभी बता दिया कि प्रेशर के बेसिस पे काम करता है, हमने उस पर प्रेस किया, प्रेस करने से ही उसको इनपुट मिल जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे ब्लू पे प्रेस कर रही हूँ, मुझे मेरा इनपुट क्या आ गया कि मेरा अब जो पेन है ये ब्लू कलर का चलेगा, लेकिन ये ब्लू कलर का नहीं चल रहा है। ठीक है, हमने बस जैसे ग्रीन पे प्रेस किया, यहाँ पे मैंने इसको स्क्रीन को क्या दिया? इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मुझे ग्रीन कलर को यूज करना है। कैसे कलर को यूज करना है? ग्रीन कलर को यूज करना है। और जैसे ही मैंने ग्रीन कलर का उसे सिग्नल दिया, मतलब उसको प्रेस किया ग्रीन कलर पे, मेरे इसका जो ये डिजिटल पेन है इसका कलर, इसने कौन सा इंस्ट्रक्शन ले लिया कि भाई ये ग्रीन कलर से लिखना चाहते हैं। और अब ये जो पेन है ये कैसे कलर में चलेगा? ये ग्रीन कलर में ही चलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उस दिन बोला था कि स्क्रीन जो होती है वो, आपने तो कहा कि मॉनिटर होता है, मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर होता है उसको तो हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इसको देखिए, जो मॉनिटर होता है जिसपे टच नहीं होता है वो केवल हमें आउटपुट दिखाने का काम करता है। लेकिन जो टच स्क्रीन होती है, इस पे जैसे ही मैंने टच किया, इसने कुछ ना कुछ इनपुट या इंस्ट्रक्शन अंदर लिया, और इंस्ट्रक्शन अंदर लेने के बाद मुझे उसका रिजल्ट दिया, है ना, मुझे उसका रिजल्ट दे रही है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रही है? अंदर ले रही है, इसलिए क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगर केवल स्क्रीन होता, मॉनिटर स्क्रीन होता तो हम इसे आउटपुट डिवाइस ही बोलते। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टच स्क्रीन नाम आते ही आपको तो इसे इनपुट डिवाइस ही बोलना है, क्योंकि टच स्क्रीन की हेल्प से आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है। इनका जनरली यूज होता है एटीएम मशीन्स में, एयरपोर्ट पर। क्या होता है, जैसे हम एटीएम मशीन में गए, एटीएम मशीन में आपको जो भी चाहिए होता है, जो भी मतलब आपको कितना पैसा चाहिए, कौन सी भाषा चाहिए, आप अपना पिन कोड उसमें एंटर करते हैं। सारे के सारे एंटर करने के लिए पिन कोड के अलावा, पिन कोड के लिए तो वो नीचे डिजिटल फॉर्म में, मतलब वो नंबर्स डिजिटल फॉर्म नहीं, मतलब एक हार्ड उसमें बटन्स बने हुए होते हैं। लेकिन उसके अलावा आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, आप अपना मतलब ओके का बटन प्रेस करते हैं, आपको अपना बैलेंस इंक्वायरी करना है या बैलेंस विड्रॉ करना है, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आप कैसे देते हैं? वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आप स्क्रीन पे टच करके देते हैं, और जो टच करके दिया वो आपने डेटा इन किया है, डेटा इनपुट किया है।
ठीक है। एयरपोर्ट पर जो जितने भी सूचना प्रदर्शित करने के लिए लगा हुआ होता है उनका जो मॉनिटर होता है वो टच स्क्रीन ही होते हैं, ठीक है। जो मॉनिटर टच स्क्रीन होंगे वो इनपुट में, और वैसे अगर मॉनिटर की बात करें तो वो आउटपुट में। डिफरेंस बताया है मैंने। अभी हम जब आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस में हम मॉनिटर को केवल मॉनिटर लिखा हुआ होगा तो हम उसे आउटपुट डिवाइस में लेंगे, लेकिन अगर टच स्क्रीन की बात करेंगे तो हम उसे इनपुट डिवाइस में लेंगे। देखिए टच स्क्रीन से क्या कर सकते हैं, कुछ सीमित सूचनाओं को ही कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी हेल्प से सारे के सारे काम करना पॉसिबल नहीं होता। इसकी हेल्प से कम ही लिमिटेड काम कर पाता, तो इसकी लिमिट्स, हर चीज़ की लिमिट तो होती ही है। अब ऐसा थोड़ी कि हम कंप्यूटर में कीपैड माउस वगैरह से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसमें सिर्फ उतना ही कर पाएगा जितने के लिए इसे बनाया गया है। मान लीजिए एटीएम है, तो एटीएम से अगर आप चाहें कि मुझे मूवी देखनी है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटीएम उतना ही लिमिटेड काम करेगा जो कि एटीएम का काम है। आपका डेटा आपका बैलेंस दिखाना, आपकी बैलेंस इंक्वायरी, आपका डेटा विड्रॉ करना, आपका फंड ट्रांसफर करना, और आपके पिन कोड वगैरह जो भी आप अपना पिन नंबर है वो चेंज करना चाहते हैं, वो सब काम वो ही लिमिटेड काम कर पाएगा। जबकि जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो भी एक कंप्यूटर ही होता है, एटीएम वगैरह, लेकिन जो अगर हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो हमें बहुत सारे और भी काम, इसलिए इनको लिमिटेड मीन्स ये सीमित सूचनाओं को ही कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। ये सिर्फ सीमित सूचना ही ले पाते हैं, सीमित इनपुट ही, लिमिटेड इनपुट लेते हैं, तो आउटपुट भी, रिजल्ट भी, मतलब लिमिटेड काम ही ये कर पाते हैं। तो अब हमने ये आज इनपुट डिवाइसेस पे बात की, कल हम आउटपुट डिवाइसेस पे भी, मीन्स जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आउटपुट डिवाइसेस पे बात करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस की मतलब उन हर एक डिवाइस की प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, और उसके डिवाइसेस में जो सबसे मेन है वो है प्रिंटर। और प्रिंटर में हम मतलब सबसे मेन प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रिंटर्स की कैपेसिटी पूछी जाती है, और कैसे उनकी टेक्निक क्या होती है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ये भी हमसे पूछा जाता है, तो हम उन पे भी बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो डेटा अंदर लेता है इनपुट, और आउटपुट कौन सा हो जाएगा, जो डेटा हमें बाहर प्रदर्शित करता है या बाहर हमें प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूँ आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेरी मॉनिटर स्क्रीन है, अगर ये स्क्रीन टच नहीं होती और केवल ये डेटा प्रदर्शित करने का काम करती, ये जो भी इसके अंदर है मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिए, केवल वो सब दिखाने का काम करती, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो केवल दिखाने का काम करे। अगर केवल मॉनिटर लिखा हुआ हो तो वो आउटपुट है, क्योंकि वो हमें डेटा प्रदर्शित कर रही है, डेटा बाहर की तरफ दिखा रही है। अगर मैं बात करूँ स्पीकर्स, मैंने कंप्यूटर से स्पीकर सेट किए हुए हैं, स्पीकर के थ्रू आवाज़ क्या आ रही है, बाहर आ रही है, ना कि अंदर जा रही है। अंदर तो माइक्रोफोन की हेल्प से जाती है, स्पीकर की हेल्प से आवाज़ बाहर आती है। आवाज़ बाहर आती है तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेज है। अगर मैं प्रिंटर की बात करूं, मेरा कोई भी डेटा है मेरे कंप्यूटर के अंदर है, और उस डेटा को मैं बाहर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो डेटा मेरे पास एक मतलब पेपर की फॉर्म में आ जाए, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आ जाए, तो वो डेटा बाहर निकालने के लिए उसका रिजल्ट, मतलब वो डेटा मुझे हाथ में चाहिए, मतलब हार्ड कॉपी में चाहिए, तो मैं प्रिंटर की हेल्प से उसे बाहर निकाल सकती हूँ। तो वो डेटा बाहर आया, और बाहर आया तो आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से आपने जो भी उसके अंदर इनपुट दिया कि भाई मुझे ये मूवी देखनी है, और प्रोजेक्टर की हेल्प से स्क्रीन के ऊपर मूवी आ जाती है। स्क्रीन पे मतलब आपको दीवार पे या जो भी हमने पर्दा वगैरह लगाया हुआ है उस पे हमें वो मूवी दिखने लग जाती है। तो डेटा अंदर गया, बाहर आया, डेटा बाहर आया, और बाहर आया तो वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस ही है। तो इस तरीके से आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और हम सारी हर एक आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, आउटपुट डिवाइस की प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, प्रिंटर, प्लॉटर, सभी के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। हर एक चीज़ को पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बहुत ही कम टाइम में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको जब भी एक बार पढ़ना होता है, किसी चीज़ को समझना होता है, तो उसका बेसिक फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, आपका फुल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसी के बाद आप उसे
मतलब अगर मैं अब दोबारा से जब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की, तो हम सीधे सीधे इनपुट डिवाइसेस के नाम बताएंगे, उनका यूज़ बताएंगे और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, इनकी फुल फॉर्म क्या है और इनका यूज़ क्या है। आप बस उसी से ही समझ जाएं, क्योंकि एक बार आपने अच्छे से उसे पढ़ लिया है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, कोई डाउट है, आप कमेंट्स में करके बता सकते हैं। और अगर आप कमेंट्स नहीं कर सकते, मतलब आपको आपके कमेंट्स, क्योंकि अब ये रिकॉर्डेड वीडियो डल रहा है तो वहाँ कमेंट्स में बता दीजिए, मैं कमेंट्स रीड कर लूँगी। या फिर अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आपको हैंड टू हैंड चाहिए होता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं, रीजनिंग विद प्रिया चौहान या फिर कंप्यूटर विद प्रिया चौहान। आप दोनों में से किसी भी चैनल पे ऐड हो जाइए। आप, मैंने दोनों के ही ग्रुप बना रखे हैं, आप जहाँ पे भी ऐड होंगे वहाँ आपको जो भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी मुझे भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का समझ आया होगा और अच्छे से पढ़िएगा। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।